वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी से बनने वाले लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बीए के 3rd सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, तो आपको यही 200 क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि यह सब क्वेश्चंस जो है पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, जब आप बीए के 3rd सेमेस्टर में होते हैं तो जियोग्राफी में आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना होता है। यानी कि इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपके पेपर का नाम होता है। इन्वायरमेंट माने होता है पर्यावरण, पर्यावरण के बारे में पढ़ना होता है। साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है आपका आपदा प्रबंधन। डिजास्टर माने आपदा, मैनेजमेंट माने प्रबंधन करना, उसको मैनेज करना, आपदाओं से जान माल का खतरा कम हो, आपदाओं से क्षति कम हो, या आपदाओं से बचने के उपाय ही मैनेजमेंट के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, इसको हिंदी में कहते हैं। तो इन सभी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दूं, यह क्वेश्चंस जो मैं रखूंगा ये विभिन्न विश्वविद्यालयों के पेपर में पूछे गए प्रीवियस 2-3 वर्षों में। तो आइए जानने का प्रयास करते हो कौन से क्वेश्चन है। साथ ही साथ में आपका जैसे कि पेपर लगा हुआ है, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय से हैं, या आप राम मनोहर लोहिया और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के माइनर पेपर देने जा रहे हैं, जियोग्राफी सब्जेक्ट है। बीए में आप जियोग्राफी है, आप चाहे बीएससी में जियोग्राफी, दोनों के लिए यही लेक्चर सफिशिएंट है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर देने जा रहे हैं तो भी आप देख करके जाइएगा। जो आपका जियोग्राफी का आपका जो पहला पेपर होता है, यानी कि GEO 201, ठीक है, GEO 201 202, दोनों का एक प्रकार से इसी में समाहित कर दिया है मैंने। इसके अलावा मासा कुम्भरी यूनिवर्सिटी, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जैसे कि MSU यानी कि शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी, सुहेलदेव यूनिवर्सिटी हो गई, महाराजा सुहेलदेव, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय। और इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ऐसे कई और विश्वविद्यालय हैं जो एक प्रकार से जिनकी परीक्षाएं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, हालांकि सभी विश्वविद्यालय की होती हैं। तो अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत है तो आपका सिलेबस यही है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या क्या होता है। बहुत ही बारीकी के साथ हम एक एक प्रश्नों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और जानते कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चले भाई, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आ चुका है, Rio 20 घोषणा पत्र जो हुआ था इसका शीर्षक क्या था, बताएं। Rio 20 जो घोषणा पत्र था इसका शीर्षक था द फ्यूचर की वांट, ठीक है, द फ्यूचर की वांट। ये इसका क्या था, ये इसका जो है एक प्रकार से रियो जो 20 सम्मेलन हुआ था इसका क्या था भाई, इसका एक प्रकार से ये घोषणा पत्र का शीर्षक था। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन +5 जो हुआ था 1997 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा भैया, अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न, सतह विकास सूचकांक 2017 की दृष्टि से शीर्ष पर कौन सा देश है, बताएं। सतह विकास सूचकांक 2017 की दृष्टि से शीर्ष पर कौन सा देश है, तो सतत विकास कर ले, यहाँ पर सतह गलत है, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, सतत विकास से सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, लिखित टाइप का भी मॉडल पेपर मैंने दिया था, उसमें विस्तार समझाया था। सतत विकास से तात्पर्य होता है कि ऐसा विकास जिससे क्या हो कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी चीज़ें बची रहें, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उनका विवेक संबद्ध तरीके से दोहन किया जाए।
विकास ऐसा ना किया जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, आने वाली पीढ़ी को एक प्रकार से नुकसान हो। यानी खुद मौज करो, लेकिन अपने मौज के चक्कर में आपकी जो अगली पीढ़ी आने वाली है वह एक प्रकार से उनको ध्वस्त मत करो। उनके लिए भी संसाधनों को बचा के रखो, ठीक है। यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण या विवेक संबद्ध दोहन ही सतत विकास के अंतर्गत शामिल होता है। तो सतत विकास सूचकांक 2017 की दृष्टि से शीर्ष पर कौन सा देश है? तो स्वीडन जो है वो शीर्ष पर है, स्वीडन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप सभी लोग देखिएगा। चलिए भाई, प्रश्न निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि कौन करते हैं? देखिए, सरोवर या झील में सबसे तीव्र गति से जो बढ़ते हैं वो जलकुंभी जो होता है, ठीक है। जलकुंभी सबसे तीव्र गति से बढ़ता है। आप एक जलकुंभी का पौधा डाल दीजिए किसी सरोवर में, किसी तालाब में, और आप मुश्किल से 1-2 महीने बाद देखेंगे तो लगभग एक पौधे से कई पौधे वहाँ पर निकल आएंगे, और 1 साल में देखेंगे तो आधा तालाब जो होगा जलकुंभी से भरा हुआ मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है, वन के पेड़ों की छाल पर उगते हैं, बताएं। वन के पेड़ों की छाल पर क्या उगते हैं? लाइकेन उगते हैं। क्या उगते हैं भैया? लाइकेन उगते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब पर्यावरण से पूछे जाने वाले प्रश्न है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, जिन बच्चों ने जियोग्राफी सब्जेक्ट लिया होगा और जिनका को करिकुलर सब्जेक्ट में पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है, देखिए को करिकुलर में आपको क्या पढ़ना है? ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है। तो जियोग्राफी वाले बच्चों की तो बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि उनको जो को करिकुलर में शामिल है सिलेबस ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज से 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 ह्यूमन वैल्यूज़ से, मानव मूल्य से, तो 50 तो उनके वैसे जियोग्राफी वालों के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जियोग्राफी में भी आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? यानी हुसैन सागर जो झील है वो किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? जीव यहाँ पर क्या होगा? देखिए, जलकुंभी भी एक जीव टाइप का ही, वनस्पति टाइप का ही है, तो उसी के विकास से एक प्रकार से हुसैन सागर झील जो है वो उसकी वृद्धि मतलब कि वो नष्ट हो चुकी है। अगला प्रश्न, मरुस्थल, मरु माने होता है मरी हुई, स्थल माने स्थान, यानी मरा हुआ स्थान, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर कोई चीज़ फल फसल नहीं उगती है, ठीक है, जिसकी उर्वरक क्षमता बिल्कुल क्षीण हो चुकी है, उसी को मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं मेजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स या फिर जीरोफाइट्स। बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मरुस्थल में उगने वाले पौधे जो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स बोलते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त होते हैं। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त होते हैं इनमें से कौन सी मिट्टी? बिल्कुल किसी भी पादप के उपजाऊ मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ दोमट मिट्टी ही होती है। दोमट मिट्टी जो होती पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय, घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसे होता है? बताएं। घास स्थलीय पिरामिड में संख्या का पिरामिड जो होता है वह सीधा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, जो बच्चे मान लेते हैं इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इस वीडियो का, या इस वीडियो का नहीं बल्कि जियोग्राफी के और भी जियोग्राफी के चैप्टर वाइज वीडियोस होंगे, या एक प्रकार से और भी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, या और भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, साइकोलॉजी से लेकर के आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह, सब कुछ सब्जेक्ट के पीडीएफ, सभी के पीडीएफ व्यवस्था कर दी गई। 91, 61, 93, 60, 62 पर एसएमएस करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हो रही तो ऑब्जेक्टिव की, लिखित टाइप की हो रही तो लिखित की, सभी प्रकार की व्यवस्था है पीडीएफ की और वीडियो लेक्चर्स की। तो आपको एक प्रकार से कम समय में बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी। आप मॉडल पेपर के माध्यम से, महासंग्राम रिवीजन क्लास और महामैराथन क्लास के माध्यम से संपूर्ण चीज़ों को जान पाएंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा।
आपके लिए एक प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, उसी में सभी सब्जेक्ट की PDF वगैरह मिलती रहती हैं। सभी सब्जेक्ट के कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। आपको मात्र 100 रुपीज़ में सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। तो जो बच्चे एक प्रकार से परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हो रही है, तो नंबर आप अपने हिसाब नंबर आपको बहुत मिलने वाला है। चूँकि लिखित परीक्षाओं में नंबर कम मिल सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में नंबर आपका कम नहीं मिलेगा। जितना आप सही करोगे उतना नंबर मिलेगा। तो 100 रुपीज़ में मात्र कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। सभी सब्जेक्ट का इसमें आपका 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट और 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, ये तीनों मतलब ये पांचों सब्जेक्ट की तैयारी जो होगी मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में ही करवाई जाएगी। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, सभी सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर लाइव क्लासेस की व्यवस्था, मतलब लाइव क्लास जब होगी तो लिंक मिलेगी। इसके साथ ही साथ इन जो वीडियोज़ हैं और लाइव क्लासेस होंगी उनकी PDF नोट्स जो होगी वह भी एक प्रकार से मिलेगी आपको। साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो भी मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपको एक प्रकार जो भी आपके क्वेश्चन पेपर विभिन्न विश्वविद्यालय में होंगे वो क्वेश्चन पेपर की PDF भी आपके पास सेंड की जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही विधिवत तरीके से आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए लेकर के आया है मात्र 100 रुपीज़ में इन तमाम प्रकार की सब्जेक्ट की PDF नोट्स, जो कि एक प्रकार से आप 5 सब्जेक्ट, आप सोचो 5 सब्जेक्ट मात्र 100 रुपीज़ में PDF प्राप्त कर पा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर की PDF प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर जो होंगे उनकी PDF आपके पास सेंड की जाएगी, ऑब्जेक्टिव की भी और लिखित की भी। और कुछ में जैसे राम मनोहर लोहिया और वीर बहादुर, मतलब कि उसमें सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में माइनर पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, तो माइनर पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप की भी चीज़ें आपके पास सेंड की जाएंगी। ठीक है, तो आपके लिए बड़ी व्यवस्था है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए यह कोर्स अवेलेबल है। तो आप फटाफट से SMS करके मात्र 100 रुपीज़ सेंड करके कोर्स बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक प्रकार से नहीं है, ठीक है, या आपके मतलब आप नहीं चलाते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, या कुछ भी नहीं चलाते हैं, तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं। ठीक है, अपने घर में किसी से या फिर बाहर दुकान से जा करके कहीं से आप सेंड करवा सकते हैं, तब भी आपको ग्रुप से जोड़ जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते बिना समय गंवाए हुए। आप इसकी साथ ले लीजिएगा 91 नंबर का और तुरंत SMS कर दे अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम। ठीक है, चले चले भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त है। भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ, बताएं। भारत का सबसे प्रश्न क्या पूछा गया भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो स्थापित किया गया भाई, वो कहाँ पर स्थापित किया गया, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी बच्चे बताएंगे। बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी या नंदा देवी, बताइए। सभी दोस्तों से निवेदन है इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। जितने भी बच्चे जुड़े हमारे साथ, सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो। चले भाई, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी के आ रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर क्या आ रहे हैं भाई, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी के आ रहे हैं। चले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियों में ही एक प्रकार से पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी में ही एक प्रकार से है। ठीक है, स्थापित हुआ भारत का। अगला क्वेश्चन आ चुका, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, मतलब स्थित नहीं कहाँ पर। दंडकारण्य जो है ये एक प्रकार से आंध्र प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंडकारण्य मतलब कि जंगल है। अगला क्वेश्चन है, बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को के मानव जीवमंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है, वो कहाँ स्थित है, बताएं। तो बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है श्रीलंका में है। ठीक है, जो यूनेस्को के मानव जीवमंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है, ये श्रीलंका में है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है, बताएं। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, इस पुस्तक को लिखा किसने है, डॉक्टर वंदना शर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है भाई, सर्वाधिक जैव विविधता इनमें से पाई जाती है केरल में। इनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाएगी, शांत घाटी, केरल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता, जैव विविधता क्या होती है, मैंने आपको बताया है, जीवों की कई प्रजातियां जब इकट्ठा रहते, जीवों की और वनस्पतियों की कई प्रजातियां जब इकट्ठा एक प्रकार से होती हैं और आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं, वह एक प्रकार से एरिया जैव विविधता का एरिया कहा जाता है। तमाम प्रकार की जीवों की विविधता से जैव विविधता का तात्पर्य लगाया जाता है। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है, बताएं। जीवाश्म नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश मंडल में स्थित है।
ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ पर है? भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल जो है नागार्जुन में है। कहाँ पर है? नागार्जुन। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज जो है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार जो है उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार है, नवाबगंज पक्षी विहार है। अच्छा, आपसे पूछेगा गोंडा में कौन सा है? गोंडा में कौन सा भैया? गोंडा से चूँकि मैं हूँ, ठीक है, और मैं उन्नाव वाला पक्षी विहार भी देखा हूँ, ठीक है, तो उन्नाव में भी पक्षी विहार है। कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार। और गोंडा में आपका है आरंगा पक्षी विहार, ठीक है, मेरे घर के जस्ट बगल में थोड़ी दूर पर है। और इधर सामने थोड़ी देर पर एक जंगल पड़ता है मनकापुर टिकरी का, ठीक है। तो गोंडा जनपद में आपका आरंगा पक्षी विहार है, झील है, अर्गा झील है, बड़ी सी झील है, और उसमें पार्वती भी झील है, ठीक है, तो दोनों झील मिलती भी हैं, तो बड़ी रमणीय स्थल है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है बताएं? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है, नोकरेक जैवमंडलीय क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है बताएं? नोकरेक जैवमंडलीय क्षेत्र जो है किस राज्य में है? तो मेघालय में है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भूतल पर सर्वाधिक किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं? तो भूतल पर यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोडा कुल जो है इसी के जीव पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा कुल के जीव पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 12 राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएं, फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है, बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। किसके जलाने से? तो कोयले के या कोल पत्थर के, मतलब कि पत्थर के कोयले जो होते हैं उनको कोल कहते हैं, तो कोल के जलाने से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न देखें, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी बताएं? किस देश में सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई थी? स्वीडन में सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई थी, सबसे पहले, ठीक है। सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा कहाँ पर हुई थी? स्वीडन में 1972 में सबसे पहले हुई थी, स्वीडन में। अगला क्वेश्चन आ चुका है, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे दी जाती है? स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कोलकाता शहर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? स्टोन कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां जो होती हैं ये अम्ल वर्षा की वजह से ही होती हैं। किसकी वजह से भैया? अम्ल वर्षा की वजह से ही होती हैं, बात ध्यान रखें, किसकी वजह से? अम्ल वर्षा की वजह से ही होती हैं, ठीक है। सी ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, जो वास्तविक वर्षा होती है उसका पीएच मान कितना होता है? बारिश के जल का या शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जब यही पीएच मान 7 से घट करके 5 या जो है 6 हो जाता है या 4 हो जाता है, तब इसी को अम्लीय वर्षा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अम्लीय वर्षा वैसे और भी कम हो जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। चमड़ा उद्योग से, कागज उद्योग, वस्त्र या रियान उद्योग? तो चमड़ा उद्योग से ही होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमड़ा उद्योग आप देखते हैं उन्नाव और कानपुर में आपको बहुत मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? तो विश्व की हरित गृह गैसों में भारत जो है 1% उत्सर्जन करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वो हरित गृह गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन यही सब शामिल है। मीना का जलवा, मीना का मतलब कि मीथेन, जलवाष्प, ये सब और तमाम, ठीक है, चीज़ें और शामिल है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जो है यूएसए जो है सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो गैसें होती हैं वही एक प्रकार से इसमें जो है गर्म करती वातावरण को। ग्रीन हाउस गैसों से वातावरण जो होता है गर्म होता है, वैश्विक तापन की समस्या बढ़ती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है ये ओस्लो में स्थापित किया गया। कहाँ पर? ओस्लो में स्थापित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा सभी लोग। चले भाई, प्रश्न, निम्न रोगों में से कौन सा एक जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारणवश होता है?
जल में आर्सेनिक की जब ज़्यादा बहुलता मतलब कि बहुलता हो जाती है तो ऐसे में कौन सा रोग होता है? त्वचीय रोग हो जाता है, त्वचा का रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अबिपालु धातु प्रदूषक है, बताएं। फटाफट से आप बताने का मतलब कि अबिशालु धातु प्रदूषक। तो लेड जो होता है स्वचालित वाहन निर्वाहक का सबसे अबिशालु धातु प्रदूषक जो है इनमें से वो होता है लेड, ठीक है, पीबी, लेड। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है महोदय। प्रश्न क्या है, भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ कब हुआ भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो भारत में बाघ परियोजना का जो शुभारंभ हुआ है वो कब हुआ? सभी दोस्त बताइएगा। बाघ परियोजना का जो एक प्रकार से शुभारंभ हुआ है वो 7 अप्रैल 1973। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल 1973, सी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अब तक देश में कुल कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए जा चुके हैं? तो अब तक भारत देश में लगभग 50 से अधिक बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए जा चुके हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे सभी लोग, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य जो है श्री सैलम अभ्यारण्य है, किस राज्य में स्थित है? श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? सभी लोग बताइएगा। तो मैं तीव्र गति से बढ़ रहा हूँ चूँकि आपके पेपर आ चुके हैं नज़दीक। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य श्री सैलम अभ्यारण्य ये किस राज्य में है, बताएं। ये है भैया आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? टाइगर राज्य जो है मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य भी कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला रिजर्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा बाघ जहाँ पर रहते हैं, ज़्यादा मतलब घने आबादी। तो विश्व में सर्वाधिक बाघ जो है रिजर्व वाला जो मतलब कि बाघ रिजर्व है स्थान वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। टिहरी बांध का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? टिहरी बांध का निर्माण जो हुआ है भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर हुआ है। भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर एक प्रकार से टिहरी बांध का निर्माण हुआ है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? टिहरी बांध की ऊंचाई के बारे में बताएं भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। टिहरी बांध की ऊंचाई सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। टिहरी बांध जो है इसकी ऊंचाई कितनी भाई? टिहरी बांध परियोजना जो है उत्तराखंड राज्य के टिहरी जनपद में है, गढ़वाल हिमालय में, ठीक है। और भौगोलिक दृष्टि से ये एक प्रकार से बात करें जाए तो 32 डिग्री 22 मिनट 54 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के मतलब उसमें फैली है, ठीक है। टिहरी योजना की अगर बात की जाए तो यह एक प्रकार से बहुत ही फेमस है। इसकी औसत ऊंचाई 603 मीटर के आसपास है, ठीक है। और टिहरी बांध उत्तर काशी से लगभग 70 किलोमीटर, देहरादून से 126 किलोमीटर, मसूरी से 76 किलोमीटर और ऋषिकेश से 81 किलोमीटर दूर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए तो प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न ऐसे पूछेगा, अच्छा, गंगा कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब गठित किया गया था? 1985 में। नमामि गंगे नामक महत्वाकांक्षी योजना कब प्रारंभ की गई? 2016 में, 2016 में प्रारंभ की गई है, ठीक है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत 40 नदियाँ शामिल की गई हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? प्रश्न आ चुका है कि जो है, हाँ, प्रश्न क्या है कि टिहरी बांध की मतलब टिहरी बांध की ऊंचाई जो है कितनी है? लगभग 261 मीटर की ऊंचाई है टिहरी बांध। औसत ऊंचाई अलग है। अगला क्वेश्चन से, बाघ के पीछे निर्मित सरोवर का क्या नाम है? बांध के मतलब बांध के, तो बांध के पीछे जो निर्मित सरोवर है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न आ चुका है, धारणीय विकास पर विश्व शिखर वार्ता रियो 10 कहाँ पर हुई थी, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी दोस्तों से निवेदन है वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। चले, धारणीय विकास पर प्रश्न क्या पूछा गया भाई?
प्रश्न पूछा गया कि धारणीय विकास पर विश्व शिखर वार्ता जो हुई है रियो 10, ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये भैया जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है इको मार्का क्या है? इको मार्का क्या है? इको मार्का जो है क्या है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की एक योजना होती है मार्का, इको मार्का योजना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बनने से पूर्व इस मंत्रालय का क्या नाम था? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बनने से पूर्व जो है इस मंत्रालय का नाम था महासागर विकास मंत्रालय। क्या नाम था? महासागर विकास मंत्रालय नाम था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसको भारत सरकार मतलब कि के प्रमुख विज्ञान है, बताएं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख विज्ञान है समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा मौसम विभाग जो है इसका एक प्रकार से मंत्रालय रहा है ये, मतलब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इन सभी का मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? बताएं, वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? तो वृक्ष मानव कहा जाता है रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक प्रकार से बड़ा काम किया है वृक्षों को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो केन्या में नहीं स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न, ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य। ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं करता है। ठीक है, तो ग्रामीण आपदा प्रबंधन जो होता है सभी को सुरक्षा देता है, बिल्कुल सभी को सुरक्षा देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राहत शिविर के चयन करने की सूची में आता है ये। ठीक है, राहत शिविर का चयन करना ये एक प्रकार से इस सूची में आता है आपदा प्रबंधन, ताकि एक प्रकार जो भी क्षति हुई हो उसके लिए व्यवस्था की जाए और क्षति ना हो, आगे से जान माल का खतरा कम हो, इसकी व्यवस्था करना। आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? आपदा प्रबंधन जो है अब आपदा प्रबंधन किसकी व्यवस्था करता है? अगला प्रश्न कर लीजिएगा, आपदा प्रबंधन की सूची में आता है। थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है, इसको हटा दीजिए 1 मिनट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से, आपदा प्रबंधन किया जाता है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर? तो भाई आपदा प्रबंधन सभी स्तर पर किया जाता है, कि कोई कहीं पर भी आपदा आ सकती है, चाहे राज्य की बात करें, चाहे जिला की, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए, जैसा भी होगा सिचुएशन उसी तरीके से काम करेगा। निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का सामान है? बताएं, प्राथमिक उपचार का सामान है बैंडेज और टेप जो है ये प्राथमिक उपचार का सामान है, फर्स्ट एड। ठीक है, बैंडेज और टेप जो होते हैं ये फर्स्ट एड किट में ये चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न, प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी बनाया गया है? तो प्रखंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर बात की जाए तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो होती है, ठीक है, पंचायत समिति जो होती है उसको एक प्रकार से उत्तरदायी बनाया गया। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आपदा संबंधी चेतावनी के लिए किस भारतीय संचार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो इनसेट नाम की एक प्रकार से भारतीय संचार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आपदा प्रबंधन में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला साधन कौन सा है? तो आपदा प्रबंधन में सबसे अधिक जो प्रयोग में लाया जाता है साधन हो जाता है उपग्रह फ़ोन। ठीक है, उपग्रह फ़ोन यानी कि जिसको आप सैटेलाइट फ़ोन बोलते हैं उसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किस यंत्र की सहायता से मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जाता है? कोई मतलब कि आपदा आ गई और मलबे में कुछ लोग दब गए हैं तो उनका पता कैसे लगेगा? बताएं, मलबे में दबे लोगों का पता कैसे लगाते हैं? इंफ्रारेड कैमरा से।
डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 16 व 17 जून 2013 में भारत के किस राज्य को भयंकर प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था? तो उत्तराखंड राज्य को, ठीक है, सामना करना पड़ा था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चंस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका भाई। प्रश्न आ चुका, सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? सुनामी जो आती है, समुद्री लहरें जो उठती हैं, वो क्यों आती हैं, क्या कारण रहा है उसका, फटाफट से आप बताइएगा। किन कारणों से आती भैया? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। किन कारणों से आती हैं सुनामियाँ? बिल्कुल, सुनामी आने का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है? जब समुद्र में भूकंप आते हैं तो सुनामी आना शुरू हो जाती है, ठीक है, समुद्री लहरें तेज हो जाती हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न अगला आ चुका है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था? महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण था कोयला बांध का निर्माण करना, कोयना बांध, ठीक है, कोयना बांध बना। अच्छा, बांध से क्या होता है, भूकंप कैसे आते हैं? जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बांध बनता है नदियों पर तो आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है, झील का निर्माण हो जाता है। तो बांध जब पानी नदियों पर बन जाता है तो बांध से मतलब कि रुक जाता है पानी, तो पानी का एक प्रकार से जो इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा खूब पानी हो जाता है, तो उससे क्या होता है, धरती पर दबाव पड़ता है। इससे एक प्रकार से क्या होता है कि उससे दबाव पड़ने से भूकंप की समस्या आ जाती है, ठीक है। चले अगला प्रश्न, सुनामी किस भाषा का शब्द है, बताएं। सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। कहाँ का भैया? जापानी भाषा का शब्द सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? भूकंप किस प्रकार की आपदा भैया? तो भूकंप जो है किस प्रकार की आपदा है? एक प्राकृतिक आपदा है भूकंप। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। तो जिनमें से भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन से अभी 2-3 दिन पहले जो है, अभी 2-3 दिन पहले मैंने इसका लिखित वाला मॉडल पेपर करवाया था, उसमें मैंने विस्तार से चीज़ों को समझाया भी है, तो आप वहाँ भी वीडियो देख लीजिएगा, तब क्लियर हो जाएगा। तब इसको हल करेंगे तो आपका तुरंत हल हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीनों में भयानक हो जाता है, बताएं। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में भयानक हो जाता है? तो अक्टूबर नवंबर के महीने में बंगाल की खाड़ी का जो एक प्रकार से वो होता है, वो ज़्यादा एक प्रकार से भयानक हो जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सा भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो भारत का सूखा क्षेत्र जो है पूर्वी राजस्थान का इलाका, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र और पूरा मध्य प्रदेश जो है ये सूखा के क्षेत्र में बेसिकली आ जाता है, क्योंकि एक प्रकार से ये सब वृष्टि छाया प्रदेश में भी आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलें आ जाइए सभी लोग। एक तालाब के परितंत्र में जीव भारत का पिरामिड, मतलब कि जीव का पिरामिड क्या होगा, बताएं। जीवों का पिरामिड जो होगा, प्रश्न क्या पूछा गया, एक तालाब के परितंत्र में इसका जीवों का पिरामिड कैसा होगा? तो उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। घास स्थली तथा वन्य परितंत्र में जीव का मतलब जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? जीव भार यहाँ पर कर ले, भारत गलत लिख गया, जीव भार, ठीक है। तो एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। घास स्थलीय या वन परितंत्र में जीव भार का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? ऐसे में एक प्रकार से सीधा होता है पिरामिड घास स्थलीय इलाकों में, या फिर एक प्रकार से वन परितंत्र में क्या होता है, सीधा होता है, जबकि एक तालाब में उल्टा होता है, ठीक है, जीव भार का परितंत्र। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। अगला क्वेश्चन आ चुका है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में आने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर जो है, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में आने पर ऊर्जा का ह्रास जो होता है वो 90% के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत करी? चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत करी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है भैया? अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल जो है 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है।
परितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र जो होता है यही कहलाता है परितंत्र का गतिक हृदय। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा भैया, अगला प्रश्न आ चुका है, निम्न में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? इनमें से बताएं। लकड़ी के काटने से, या फिर सामाजिक वनिकी से, या वन महोत्सव से, या वनारोपण से। तो वन महोत्सव से भी कोई दिक्कत नहीं, वन रोपण से भी, सामाजिक वनिकी से भी नहीं। लकड़ी काटने से क्या होता है? पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है जब आप जंगल की कटाई करते हैं। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? 10% का नियम देने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं? 10% का नियम कौन देते हैं? 10% का नियम कौन देते हैं? अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पर लिंडेमान भी मिलता है, ठीक है, लिंडेमान, बट अर्नेस्ट हैकेल राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों से निवेदन यही है, फटाफट से वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। मैं बहुत तेज़ गति से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका बहुत जल्दी जो है सारे प्रश्नों को समाप्त कर दूँ, और चाहूँ तो इसी प्रश्न को और लंबा खींच दूँ मैं, ठीक है, लेकिन अब लंबा समय आपके पास है नहीं, ना मेरे पास समय ज़्यादा है, ठीक है, और भी सब्जेक्ट की क्लासेस लानी है। आपको मैं क्वेश्चंस तीव्र गति से बता दे रहा हूँ ताकि जो है आप लोग इसको पढ़ करके अच्छे नंबर ला पाएँ, ठीक है। तो आप बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है? बताएं इनमें से। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक प्रकार से यूनेस्को की धरोहर में स्थान है, इसका ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान बताएं। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो पाई जाती है वो पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, यहाँ सब एक प्रकार से। ये पश्चिमी घाट कौन सा है आपका? पश्चिमी घाट आपका क्या होता है? ये वाला घाट आपका पश्चिमी घाट होता है, ठीक है, ये भारत का इलाका, और ये पूर्वी घाट होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जैव विविधता का क्या अर्थ होता है? तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है भैया? जैव विविधता का अर्थ बताएं। तो एक निर्धारित स्थान पर विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु की वनस्पतियां, प्रजातियां जो होती हैं, वही एक प्रकार से जैव विविधता का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो जैव विविधता ह्रास के जो मतलब ह्रास माने जैव विविधता जो खत्म हो रही है, उसका कारण यही कि प्राकृतिक आवासीय विनाश हो रहा है लगातार, ठीक है, लोग लगातार प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, आवास के लिए तमाम प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तमाम प्रकार के विकास कार्यों में भी प्रकृति का ह्रास होता है। ह्रास माने घटना, कमी होना। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा प्रदेश में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण वनों में। तो भाई उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाएगी। उष्णकटिबंध इलाका वह इलाका होता है जहाँ पर गर्मी भी खूब पड़ती है और वर्षा भी दबा के होती है, ठीक है। इस वजह से आप देखते हैं अमेजन वगैरह के जो जंगल हैं वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, वहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है, ठीक है। आगे देखेंगे, और हमेशा धूप निकली रहती है, सीधे सीधे हमेशा सूर्य चमकते वहाँ पर। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है, बताएं। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है, तो भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है कच्छ में स्थित है, कच्छ, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा जानवर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पर अब पाया जाता था, अब लेकिन विलुप्ति के कगार पर है। निम्न में से कौन सा जानवर प्रचुर मात्रा में पहले पाया जाता था लेकिन अब विलुप्ति की कगार पर है भैया? तो एशियाई चीता जो है विलुप्ति के कगार पर है, कहीं कहीं पर दिखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है असम में है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम परसेंटेज राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? तो वो राज्य कौन सा है भैया? वो राज्य है सिक्किम। सिक्किम का अधिकतर जो मतलब जो है एरिया है वह एक प्रकार से बाघ मतलब इसमें आता है, क्षेत्र अभ्यारण्य में आता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में 14 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है महोदय, चले देखने का प्रयास करेंगे। सभी दोस्तों से निवेदन है वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और ऐसे ही लाइक करते रहिए, जितने भी एक प्रकार से बच्चे जुड़े हुए हैं सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? प्रश्न आ चुका है भैया, प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से मतलब कि ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः
मानवोद्भावी है? बताएं, मतलब कि मनुष्य के द्वारा होता है। निम्न में से किस मतलब ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी गैस जो होती है वो उत्सर्जन मतलब पूर्णतः मनुष्य ही उत्सर्जन इसका करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या बोलते हैं? CFC। CFC गैस जो होती है कहाँ से निकलती है? CFC गैस जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है इसको। यह गैस रेफ्रिजरेटर से, फ्रिज से, ठीक है, इन सभी से जो गैसें निकलती हैं वही गैसें होती हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है भैया? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे में। कहाँ पर होती है? नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है रक्त कैंसर। रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? तो ब्लड कैंसर जो होता है बेंजीन नामक औद्योगिक रसायन से होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है? बताएं, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन सी है भाई? वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक जो गैस है वो कौन सी है? मीथेन गैस जो है वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषित गैस है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि होने से होता है? बताएं, ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो 80 से 90 डेसिबल के आसपास होता है। इससे अधिक होता है तो एक प्रकार से वही ध्वनि प्रदूषण कहा जाने लगता है। इतना हमारे कान जो हैं सुनने में सक्षम 80 डेसिबल तक। अगला प्रश्न है, भारत में जलवायु नियंत्रण कानून कब लागू हुआ? भारत में जलवायु नियंत्रण जो कानून लागू हुआ 1974 से लागू है। कब से लागू है भैया? 1974 से लागू है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, धुएं से आँखों में जलन जो होती है वो एक प्रकार से क्यों होती, किस चीज़ की वजह से? तो चूँकि एक प्रकार से धुओं में क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है और इस वजह से धुओं से आँखों में क्या होने लगती है, जलन पैदा होने लगती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जल की BOD को बढ़ाता है? जल की BOD को कौन बढ़ाता है? शर्करा मिल के अपशिष्ट जो होते हैं वो बढ़ाते हैं, ठीक है, BOD को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है किस चीज़ को? पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा भय जो है विकिरण के कारण लगातार बना हुआ है। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वह एक प्रकार से जो होती है CFC गैसों से एक प्रकार से कट रही हैं। CFC गैसों की वजह से जो ओजोन परत है उसका छीड़ हो रहा है, इससे विकिरण तमाम आएगी और सबसे ज़्यादा खतरा जो है इसी विकिरण से ही है, ठीक है। किससे है भैया? इसी विकिरण से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? बताएं, निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? तो सीसा उत्पन्न करती है, PB यानी लेड। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आज देखेंगे, फटाफट से आप देखें। ग्रीन मफलर संबंधित थे, बताएं। ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड होता है। आगे देखें, ग्रीन मफलर ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो सीवेज जो है ये जैव अपघटनीय प्रदूषक है, सीवेज। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, सभी दोस्तों से निवेदन है वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। चले भाई, मैं बहुत तीव्र गति से चल रहा हूँ, मैं समझा भी सकता हूँ लेकिन बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस को बता रहा हूँ ताकि आप जो है इन क्वेश्चंस को याद कर ले और परीक्षा में यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे तो आप करके चले जाइएगा, ठीक है। चलिए, टिहरी बांध परियोजना लगभग कितने लोग विस्थापित हुए हैं उसके बनने से? तो टिहरी बांध परियोजना के बनने से लगभग 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। चूँकि जब बांध बनता है तो आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है, इस वजह से एक प्रकार से बहुत सारे लोग जो है उनको अलग जा करके बसाना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा घाटी परियोजना जो बनाई गई है कहाँ पर बनाई गई भैया? नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर ही बनी हुई है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। टिहरी बांध मतलब टिहरी बिजली कॉम्प्लेक्स जो है किस नदी पर है? मंदाकिनी नदी पर है टिहरी बन बिजली जो है कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो बक्सा बाग परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई, भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो सिंद्रपोंग 1897 दार्जिलिंग में है, ठीक है। अगला प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है भैया? शिव समुद्रम जो है जलप्रपात कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में कई बार आया हुआ है।
अगला क्वेश्चन, भारत में ट्यूबवेल द्वारा सिंचित शीर्ष 2 राज्य, यानी ट्यूबवेल के द्वारा जहाँ पर ज़्यादा सिंचाई होती है, ट्यूबवेल मतलब कि इंजन के द्वारा उत्तर प्रदेश और पंजाब में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। किसके द्वारा? ट्यूबवेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है? अगला प्रश्न आ चुका है भाई, प्रश्न 50 से अधिक देशों के द्वारा समर्पित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? मौसम परिवर्तन समझौता जो है कब प्रभावी हुआ भैया? चलिए बताइए, मौसम परिवर्तन जो समझौता है ये कब प्रभावी हुआ? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, कब प्रभावी हुआ? 21 मार्च 1994। बिल्कुल, 21 मार्च 1994 को हुआ। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? बताएं, निम्न में से कौन पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो 0.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये प्रदर्शित करता है। पिछले शताब्दी से आपकी शताब्दी में थोड़ा सा वृद्धि हुई है तापमान में। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एजेंडा 21 कितने समझौते हैं? एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? तो 4 समझौते हुए एजेंडा 21 के तहत। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? तो विश्व मौसम जो है विज्ञान का जो संगठन है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? आईपीसीसी मतलब कि जो है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है। आईपीसीसी की स्थापना कब हुई थी? आईपीसीसी की स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी भैया? 1988 में हुई थी। अच्छा, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, किस वर्ष को अब तक का सर्वाधिक गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया है? तो अब तक का सबसे जो गर्म वर्ष रहा ये 2016 रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो था वो 1979 जिनेवा में स्थापित मतलब कि आयोजित किया गया था, स्विट्जरलैंड जिनेवा 1979। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? प्रश्न, जलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है, बताएं जलीय प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन सी नहीं है? देखें, जलीय प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं? देखें, ज्वार, सुनामी और जो है ये क्या नाम है वाद, ये सब एक प्रकार जलीय प्राकृतिक आपदा है। जबकि हिमस्खलन जो है जलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है। हिमस्खलन जो होता है बर्फ़ के चीज़ें जो होती हैं बर्फ़ पिघलने लगते हैं, मतलब कि वो पिघलने लगता है। राष्ट्रीय आपदा मतलब कि जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो टूट के गिरने लगते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है, बताएं राष्ट्रीय स्तर पर मतलब कि बताएं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी कौन सी है? बताएं इनमें से करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, बिल्कुल सी ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है 2006 में आकर के लागू हुआ, बना 2005 में, लेकिन लागू कब हुआ? 2006 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो स्वयं प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव जो हुआ था 1984 में हुआ था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में भूकंप से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कितने वेधशालाओं में भूकंप मापी यंत्र लगे हैं? बताएं तो कितने भूकंप मापी यंत्र लगे हुए हैं? बिल्कुल 212 भूकंप मापी यंत्र लगे हुए हैं भारत के भूकंप से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं भैया? प्राकृतिक आपदाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न, बिहार में बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पटना जो राजधानी है बिहार की वहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की 2 प्रमुख प्राकृतिक आपदा कौन है? बताएं। भारत की 2 प्रमुख प्राकृतिक आपदा वाद और सूखा, ये 2 एक प्रकार से प्रमुख आपदा है। सॉरी, बाढ़ और सूखा। बाढ़ कर ले। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं किस राज्य में आती हैं? सर्वाधिक जो है प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उड़ीसा में आती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया? मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977 में, 1977-78। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? बताएं। सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली की स्थापना चेन्नई में करी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जिन बच्चों को कोर्स में ज्वाइन होना है फटाफट से ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स में ज्वाइन होने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, SMS करना 91 61 93 60 62 पर। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको SMS करना है। कौन सा नंबर है? 91 61, ठीक है, 93 60 62 पर। आप क्या करेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम लेकर के भेज दीजिएगा। ठीक है, मात्र 100 रुपीज़ में ग्रुप की व्यवस्था कर दी गई है आपके लिए। 100 रुपीज़ में आपको आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देने होंगे। इसी 100 रुपये में आपके लिए क्या क्या व्यवस्था करी गई है समझ लें। आपके लिए एक प्रकार से सभी जो है आपकी वीडियो, सभी सब्जेक्ट की वीडियो, यानी कि 3 मेजर सब्जेक्ट की, 1 माइनर सब्जेक्ट और 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे सब भेज दीजिएगा। आपकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आपका एक प्रकार से परीक्षा चाहे MCQ बेस्ड हो रही है, चाहे एक प्रकार से आपकी परीक्षा लिखित बेस हो रही है, यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय हो रहा है, तो उसकी भी क्लासेस मैं करवाता हूं और MCQ की दोनों की करवाता हूं। तो इन दोनों की मॉडल पेपर महासंग्राम वीडियो रिवीजन क्लास मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF नोट्स मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगी और चैप्टर वाइज कुछ चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी कब क्लास चलेगी। इसके अलावा जो भी अभी तक क्लासेस हो चुकी उनकी वीडियो लेक्चर, मतलब वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ में आपको क्या मिलेगा, इन सभी वीडियोज़ की PDF नोट्स आपके पास सेंड कर दी जाएगी ताकि आप उसको हल कर पाएँ। और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए व्यवस्था ये है कि भाई प्रैक्टिस सेट आपको कहीं मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्या होगा, जब प्रैक्टिस सेट आप इसको हल करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट जब आप इसको हल करेंगे तो एक प्रकार से क्या होगा, जैसे कि ये वीडियोज़, जब पहले आप वीडियोज़ देखिए अब आपके दिमाग में कितना रुका है, कितना आपने याद किया है, फिर उसको हल करने का प्रयास करें। और जब इसको हल करेंगे फिर उसके बाद में आप जो है फिर से वीडियो देख करके चेक कर लीजिएगा। उत्तर मैं इसका नहीं दूंगा, ये बात ध्यान रखेंगे। उत्तर जो होगा PDF में उत्तर मैं नहीं देता हूँ, ठीक है, ताकि आप वीडियोज़ देख करके फिर समझें और तीव्र गति से समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तब सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बाढ़ से संबंधित बचाव के लिए बताएं। बाढ़ से संबंधित बचाव के लिए भैया क्या जरूर, मतलब कि बाढ़ संबंधित बचाव के लिए समुद्र तट की समुद्र तट या नदी तट से कम कितने मीटर दूरी पर मकान बनाना चाहिए? बताइए। तो कितनी दूरी पर मकान बनाना चाहिए भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बाढ़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कितनी दूरी पर बनाना चाहिए? 250 मीटर की दूरी पर कम से कम जो है समुद्र तट से बनाना चाहिए, 250 मीटर से अधिक। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, भूस्खलन का अर्थ क्या होता है? भूस्खलन का अर्थ क्या होता है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भूस्खलन का क्या अर्थ होता है? भूस्खलन का अर्थ होता है ज़मीन खिसकना, ठीक है, ज़मीन का खिसकना, यह अर्थ होता है भूस्खलन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हिमस्खलन का होता है हिम का टूट करके स्खलन, मतलब गिरना। भूकंप के दौरान कैसी इमारतें अपेक्षाकृत अधिक कंपायमान होती हैं? तो भूकंप के दौरान ऊंची इमारतें जो होती ज़्यादा हिलती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका बैलेंस बिगड़ने लगता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में जल संग्रहण के लिए कितने हेक्टेयर तक के वाटर शेड क्षेत्र की पहचान की गई है? तो राजस्थान में जल संग्रहण के लिए 50 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वो वाटर शेड क्षेत्र की पहचान की गई, 50 हेक्टेयर पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका, कृषि सूखा हो, मतलब कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ कब होता है? मिट्टी के क्षय, मतलब कि मिट्टी की नमी के अभाव में होता है। मिट्टी में जब नमी हो जाती है तो कृषि सुखा जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आ चुका है, बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ में सबसे अधिक हानि किससे होती है? बाढ़ में एक प्रकार सबसे अधिक हानि किसको होती है? फसलों को सबसे अधिक हानि होती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आ चुका है,
बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित होता है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से अधिक प्रभावित होता है भैया? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है बाढ़ से? उत्तरी बिहार जो है ज़्यादा प्रभावित होता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण होता है वर्षा का अत्यधिक होना। जब पानी एक प्रकार ज़्यादा बरस जाता है तो बाढ़ आ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। ठीक है, आप लोग जो है अगर नहीं देखे हैं तो जियोग्राफी वाला ये लेक्चर देख लीजिएगा, ये लिखित वाला। इसमें एक प्रकार से इन सभी जो मैंने टॉपिक ये सभी चीज़ें इसमें रखे क्वेश्चंस बने हैं, ये सभी क्वेश्चंस के टॉपिक को मैंने करवाया है, तो आप उन टॉपिक को देख लीजिएगा। ठीक है, सारे टॉपिक की वीडियो इसमें करवाई है। इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तरी का पूरा महामैराथन क्लास, आप इसको देख लीजिएगा। ऐसे ही महासंग्राम वीडियो है और मॉडल पेपर है और भी, तो आप उन सभी को देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे। चलिए अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछ ही लेता हूँ, 4-5 मिनट, 1 घंटे की क्लास हो ही जाए आपकी। ठीक है, इसमें से मैं कुछ पूछ ही लेता हूँ आपसे। अच्छा बताओ, सुनामी आने का क्या कारण होता है? समुद्र में जब भूकंप आता है तो सुनामी आती है। ठीक है, भूकंप एक प्रकार से कैसे आता है भैया? भूकंप कैसे आता है? भूकंप कैसे आता है आपको समझाने का प्रयास मैं करता हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं समझाने का प्रयास करूँ। भूकंप आने का मतलब कि वो थोड़ा समझें। जैसे कोई चीज़ मैं आपको समझा दूँ, 1 मिनट में मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग या जो जलवायु परिवर्तन होता है कैसे होता है। ठीक है, देखिए समझने का प्रयास करिए। एक होती ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक, क्या होती है भैया? समझने का प्रयास करेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस। कुछ क्वेश्चंस अपने आप ध्यान रखिए। ग्रीन हाउस गैसेस में आपकी कौन सी गैस है? जैसे CFC हो गई। ठीक है, CFC हो गई, CO2 हो गई। ठीक है, मीथेन नाम की गैस हो गई, मीथेन हो गई, या ऐसी और कई गैसें हैं जो कि इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, अब ये सब गैसें क्या करती हैं? वातावरण को गर्म करती हैं। ग्रीन हाउस क्यों कहा गया? ग्रीन हाउस चूँकि एक प्रकार से ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ठंडी इलाके होते हैं, वहाँ पर गर्म इलाकों की सब्जी खाने का मन नहीं मान लेते किसी को। ठीक है, तो गर्म इलाका बनाया जाता है। सूर्य की उष्मा को एक प्रकार से इसी में मिला लिया जाता है। ठीक है, तो गर्म चीज़ें बन जाती हैं। एक गर्म का पूरा वातावरण बन जाता है। सूर्य की आने वाली जो विकिरण या उष्मा होती है, उस उष्मा को रोक करके और पूरा का पूरा एरिया गर्म कर लिया जाता है। वहाँ पर इन गैसों की बहुलता हो जाती है। वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली गैस, पहला क्वेश्चन, वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली गैस, सबसे अधिक गर्म कौन करती? सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली गैस कौन सी है भैया? CO2। यानी वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म कौन करती? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सही पर आपसे क्या बनता है? दूसरा प्रश्न आपसे ये भी बनता है परीक्षा में कि वातावरण को सबसे ज़्यादा एक प्रकार सबसे ज़्यादा प्रदूषण करने वाली गैस। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गैस कौन सी है? सबसे अधिक प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है? CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। डाई माने 2 ऑक्सीजन रहते हैं, मोनो माने 1 ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण को सबसे ज़्यादा क्या करती है? प्रदूषित करती है। वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म कौन करती है? CO2 करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। CFC जो होती है, ये एक प्रकार से मनुष्य के द्वारा निर्मित जो तमाम प्रकार के भौतिक साधन, जैसे कि आपका फ्रीज हो गया, फ्रीज से कौन सी गैस निकलती है? फ्रीज से एक प्रकार से CFC निकलती, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, AC से आपका एयर कंडीशनर से भी यही गैसें निकलती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज और AC से कौन सी गैस निकलती है? CFC गैस निकलती है। इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि भाई जो आपका ओजोन परत है, ओजोन परत का ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ये O3 पर जब जा करके CFC टकराती है ऊपर, तो एक प्रकार से ये ओजोन 3 करती क्या है? ओजोन परत करती क्या है भैया? ओजोन परत। प्रश्न आपसे पूछा था ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन करती क्या है? ओजोन एक परत है। क्या, कौन सी परत है? एक ऐसी परत है, एक सोख्ता टाइप का, जैसे कि मान लेते हैं जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोक लेती है, और जो अच्छी किरणें हैं वो पृथ्वी तक आने देती हैं। ठीक है, कौन सी गैस है? ये पराबैंगनी किरणें। ठीक है, मतलब कि ये ओजोन परत। अब पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर अगर आ जाए तो क्या होगा? क्यों रोकती है? क्यों जरूरी है रोकना? नहीं रोकेगी तो क्या हम मर जाएंगे? बिल्कुल। त्वचा कैंसर होगा, क्या होगा? स्किन कैंसर होगा, तमाम प्रकार की बीमारियां होंगी, और इनसे क्या होगा? मनुष्य एक प्रकार से जिंदा रहने की जो स्थिति होगी वो उसकी नहीं बच पाएगी। ये होता है इससे।
CO2 से क्या होता है कि वातावरण गर्म होता है, और वातावरण के गर्म होने से क्या होता है, जब वातावरण गर्म होगा, ठीक है, तो और भी हवाएं गर्म होंगी। सब हवाएं चल करके कहाँ पर जाती टकराती हैं, जो पर्वत पहाड़ होते हैं वहाँ पर जा करके हवाएं टकराती हैं। अब जब पर्वत पहाड़ में हवाएं टकराती तो इस पर एक प्रकार से बड़े बड़े क्या हैं, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं भैया, इस पे बर्फ़ के जो है पहाड़ होते हैं, इसी बर्फ़ से जाकर के हवाएं जो होती हैं वो टकराती हैं। अब जब एक प्रकार बर्फ़ के पहाड़ को क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भैया, इसको ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। ग्लेशियर क्यों पिघलते हैं, आजकल ग्लेशियर पिघल रहे क्यों, जब एक प्रकार से गर्म गर्म हवाएं जाकर के उस पर टकराती हैं, चूँकि वातावरण गर्म है तो बर्फ़ पिघलेंगे, बर्फ़ ज़्यादा पिघलेंगे, चूँकि यहीं से नदियाँ निकलती है, जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। ऐसी नदियाँ निकलती रहती हैं, ठीक है। तो ऐसे नदी जब बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगा तो नदियों का जलस्तर क्या होगा, बढ़ेगा। नदियों का जब जलस्तर बढ़ेगा, नदी का क्या होगा, जल स्तर जो होगा वो बढ़ जाएगा, जल का स्तर बढ़ जाएगा, नदियों में ज़्यादा पानी बहेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, कौन सी आपदा आएगी, बाढ़ नाम की आपदा आएगी, ठीक है। आसपास के इलाकों में पानी भर जाए, जिससे क्या होगी, वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएंगी। और इससे और क्या होगा, जब नदियों में ज़्यादा पानी होगा, नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं, समुद्र में गिरती हैं, तो समुद्र का भी जलस्तर क्या हो जाएगा, समुद्र का जलस्तर भी जो होगा वो बढ़ जाएगा। जब समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा महोदय, तो एक प्रकार से और भी चीज़ें होंगी। समुद्र के जलस्तर के बढ़ने से क्या होगा, जो नदी का द्वीप मतलब कि नदी के द्वीप होंगे, यानी जो द्वीप होंगे, समुद्री द्वीप, नदी द्वीप, ये सब डूबने लगेंगे, ठीक है, ये सब डूब जाएंगे। साथ ही साथ तटीय इलाके भी डूबने शुरू हो जाएंगे, तटीय इलाके भी डूब जाएंगे, जो एक प्रकार से घूमने टहलने के जो तमाम प्रकार के जो बीच वगैरह हैं वो सब डूब जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके ये तमाम प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप तमाम चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और वातावरण को एक प्रकार से प्रदूषण कौन सी गैस करती है, CO। इससे क्या होगा, वातावरण की गुणवत्ता में कमी आती है। तो ये तमाम प्रकार के फैक्टर्स और मैंने बता दिए जो कि आपको समझने चाहिए, ठीक है। ग्लेशियर क्यों पिघलते हैं, जब वातावरण गर्म होता है, ठीक है। वातावरण को गर्म होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है, ठीक। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फिर अब देखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।